नाज़रीन, ईरानी मिसाइल रूस डिलीवर हो रहे हैं और इसके साथ साथ ईरान और कतर के दरमियान अब तक का सबसे एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट का आगाज होने जा रहा है। ईरान और कतर 190 किलोमीटर की अंडर सी टनल बनाने जा रहे हैं। दुनिया की लार्जेस्ट ये टनल होगी, अंडर सी ये टनल जो है वो बनाई जाएगी, जो गल्फ पर्शियन गल्फ है उसके अंदर ये टनल गेम चेंजर ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, लेबनान के अंदर सूरत हाल बेकाबू हो गई है। लेबनान में इसराइल की जानिब से सबसे डीप इनसाइड हमला किया गया है, सबसे डीप बमबारी इसराइल की जानिब से की गई है। तो वहां पर क्या सूरत हाल है, मामला जंग की तरफ जा रहे हैं, हिजबुल्लाह ने क्या पैगाम भिजवाया लेबनीज स्टेट को और क्या बातें वहां पर चल रही हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, जो वाकयात अमेरिका में रुनमा हो रहे हैं, जो वहां पर बहुत सारी जो मिस्टीरियस चीजें हैं सामने आ रही हैं कि एक ही बेस के साथ, एक अमेरिकी बेस के साथ क्या ताल्लुक है, और जो हमलावर हैं वो सारे अमेरिकी आर्मी के साथ ताल्लुक रखते हैं। ये कितनी अजीब सी बात है कि अमेरिकी आर्मी के अंदर सर्व करने वाले, मेडल्स लेने वाले, वो किस तरह से हमलावर बन गए। अब इलोन मस्क ने भी इन चीजों को कंफर्म किया है कि कुछ ना कुछ अंदर ही चीजें चल रही हैं। यानी लिंक तो बाहर किया जा रहा था दाइश और ये वो, लेकिन इलोन मस्क ने भी कंफर्म कर दिया। जो ये बात ज़हन में रखें, इलोन मस्क ट्रंप इंतजामिया का हिस्सा है, यानी वो ओहदेदार है, तो वो भी कंफर्म कर रहा है कि यहां कुछ ना कुछ डीप स्टेट को इस तरह की चीजें इन्वॉल्व हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और चीन के हवाले से बहुत बड़ी खबरें हैं नाज़रीन, चीन खुलकर सामने आ गया है अमेरिका के। नाज़रीन, चीन जो कार्रवाइयां कर रहा है, या चीन की जो एक्टिविटीज हैं, या जो उसके फैसले हैं, जो उसके स्ट्रेटजीज हैं, आप चीन को यूं समझ सकते हैं कि चीन एक ऐसा मुल्क है जो पिछली 4-5 दहाइयों से किसी भी बड़े तनाज़े का हिस्सा बने, बड़ी खामोशी के साथ एक पर्पस को सामने रखते हुए, एक गोल को सामने रखते हुए, और वो गोल क्या है, अपनी एक डोमिनेंस जो है वो कायम करना, दुनिया में एक बड़ी दुनिया के नक्शे के ऊपर ताकत के तौर पर सामने आना। तो उस मकसद को सामने रखते हुए चीन पिछली 4-5 दहाइयों से जिद्दोजहद कर रहा है, वो करता चला जा रहा है, मेहनत करता चला जा रहा है। 5 दहाइयां इस मकसद को लेकर गुजर चुकी हैं। अब नाज़रीन, 5 दहाइयों के बाद चीन को आप यूं समझ सकते हैं कि चीन अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर कि हां, अब हम दुनिया की कमान संभालने के लिए तैयार हैं, अब हम अमेरिका को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो चीन के इकदाम है, आप उसको यूं समझ सकते हैं, सोवियत यूनियन का रशिया का मामला डिफरेंट है। वो दोनों आलमी जंगों का हिस्सा रहे हैं, उनके एक बहुत बड़ी जंग अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ, कोल्ड वॉर, ये सारा मामला चलता रहा है। सोवियत यूनियन का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, चाइना का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कोल्ड वॉर में कहा था चाइना, कहीं भी नहीं था चाइना, तो वो अपना काम कर रहे थे। अब 2025 के अंदर आप समझ लें कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड, और अमेरिका को हम फेस करने के लिए तैयार हैं। जो चाइना के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि हम ताइवान को लेने जा रहे हैं, यह ऐलान है, अमेरिका के साथ जंग का ऐलान है। यह उनको ऑप्शन है कि या तो सरेंडर कर जाएं, ताइवान से पीछे हट जाएं, या फिर अब चीन उस ताइवान को लेने के लिए फुली तौर पर तैयार हो चुका है, वो इतना पावरफुल हो चुका है। और आज जो इकदाम उठाया गया चीन की जानिब से, यह भी इसी बात का मुजहर है कि चीन अब टक्कर देने के लिए तैयार है। चीन ने अमेरिका के ऊपर लार्जेस्ट सैंक्शंस लगा दी हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो अमेरिका के ऊपर सैंक्शंस लगा सके। अमेरिका सैंक्शंस लगाता है दुनिया के ऊपर, दुनिया सैंक्शंस नहीं लगा सकती अमेरिका के ऊपर। 28 बड़ी अमेरिकी कंपनीज हैं जिनके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा दी गई हैं। यह एक ताकत का मुजाहरा है कि अब हम इस काबिल हो गए हैं आपको टक्कर देने के लिए। आप दुनिया भर में जगह जगह सैंक्शंस लगाते फिरते हैं, अब आपके ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगेंगी। साथ चीनी जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो ताइवान के साहिलों के ऊपर देखे गए हैं। चीन के सदर का ऑर्डर हो चुका है कि ताइवान को लेना है, तो अब वहां पर सूरत हाल परमानेंट हाई अलर्ट के ऊपर चली गई है। यह हमला आज हो, 1 हफ्ते बाद हो, 1 महीने बाद हो, या 1 साल बाद हो, ताइवान में किस तरह से मामले को देखा जा रहा है, या अमेरिका किस तरह से देख रहा है, वो इसी तरह से देख रहा है कि ये कभी भी हो सकता है। यानी ऑर्डर हो गया है, अब ये एक सरप्राइज हमला होगा, वो 1 साल बाद भी हो सकता है, वो अगले हफ्ते भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। वो इस तरह हाई अलर्ट के ऊपर चले गए। और अगर आप देखें तो जब आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो उसमें 1 साल क्या माने रखता है, 2 साल या 3 साल क्या माने रखते हैं। चीन ने 50 साल इस गोल को सामने रखते हुए तैयारी की है, ठीक है। तो इसमें 1 साल लगे, 1 महीना लगे, 1 हफ्ता लगे, अब वो टाइम मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है
देखिए ये ऐसी जंग होगी जो न्यूक्लियर वॉर होने जा रही है, तो उस न्यूक्लियर वॉर के अंदर बचेगा क्या? तो इसलिए ये जो हम पहले भी कहते हैं ना कि वो बटन दबाना आसान नहीं है, इसमें अमेरिका तैयारी कर रहा है ना, वो भी चीन से टकराएगा तो एक बड़ी जंग होगी ना। तो इसलिए इसमें 1 या 2 साल ये क्या माने रखते हैं, इसमें टाइम क्या माने रखता है? जब जंग का स्केल इतना बड़ा होगा, एक ऐसी जंग जो आज तक दुनिया ने नहीं देखी, तो फिर उसमें ये क्या 1 महीना लगे या 1 साल लगे, वो क्या माने रखता है? तो ये तमाम जो तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। यूरोप के अंदर जो गैस का क्राइसिस है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। यूरोप बड़ी तेजी के साथ डिक्लाइन कर रहा है, बड़ी तेजी, उसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है। उसके नतीजे में इंडिया एंड चाइना एंड यूएई एंड सऊदी अरेबिया, इनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो कर रही हैं। रशिया, ठीक है, इधर चाइना को, इंडिया को वो मजीद सस्ती गैस मिल रही है, उनकी इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा ग्रो कर रही हैं। और जो यूरोप के टॉप ब्रांड्स हैं जो कई दहाइयों से दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं, अब उन ब्रांड्स के लिए भी सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो चीन सबको लीड कर रहा है। एक भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो चाइना के करीब भी आया हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। और चाइना ने इनोवेशन इस तरह से कर रहा है कि दुनिया की जदीद तरीन ट्रेन भी उसने मुतारिफ करवा दिया, सबसे तेज तरीन ट्रेन भी उसने मुतारिफ करवा दिया। अमेरिका ने मुतारिफ नहीं करवाई, हालांकि अमेरिका और चीन की इकोनॉमी में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, लेकिन इनोवेशन कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। अमेरिका का जो पैसा है वो जंगों के अंदर बर्बाद हो रहा है। इसलिए आप देखें कितना बड़ा ये मामला है कि अमेरिका, नई ट्रंप इंतजामिया कह रही है कि हम $2 ट्रिलियन काटेंगे। इसका मतलब उनका $2 ट्रिलियन जाया हो रहा है जो वो काटेंगे। जाया हो रहा था ना $2 ट्रिलियन, अब वो कहां सर्फ हो रहा था कि वो काट कर भी मुल्क का अगर निजाम चलाया जा सकता है तो फिर वो $2 ट्रिलियन वो हर साल इस तरह उनका वेस्ट हो रहा था मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, जंगों के अंदर, इधर उधर, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमी बेशक अमेरिका की बढ़ी है, लेकिन चीन हर एक शोबे के अंदर उसको टक्कर दे रहा है। और इसराइल में अभी यह परेशानी है कि इसराइल तो सारे का सारा अमेरिका के ऊपर खड़ा है। इसराइल का काम वेस्टर्न डोमिनेंस के ऊपर है। अगर वेस्टर्न डोमिनेंस नहीं है तो इसराइल की डोमिनेंस कैसे कायम रहेगी? वो तो चौधरी बना हुआ है अमेरिका के सर के ऊपर। इसराइल की अपनी कितनी पावर है वो हमने देख लिया। इसराइल की आर्मी क्या इसराइल को सिक्योर कर सकती है? ये सबने देख लिया है। वो आर्मी जो फरार हो रही है, जिसको हमास ने इतना शदीद नुकसान पहुंचाया, वो हमास को नहीं हरा सकी, हिजबुल्लाह को नहीं हरा सकी, वो लड़ेगी तो वो तो सिर्फ अमेरिका के सर के ऊपर। तो ये तमाम तफसीलात हैं। और जिसमें ईरान के हवाले से बड़ी खबर यह है कि ईरान के जो मिसाइल हैं, बताया जा रहा है कि वो रूस की तरफ डिलीवर हो रहे हैं। और रूस की तरफ क्यों डिलीवर हो रहे हैं, इसमें वो बता रहे हैं कि फतह 360 है, अरमान टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, दैट हैव बीन स्पॉटेड नियर द कैस्पियन सी एंड आर प्रोबेबली ऑन देयर वे टू रशिया। वी may see them in Russia after the signing of strategic agreement on 17 जनवरी। वो कह रहे हैं कि पॉसिबल ये है कि 17 जनवरी को जो साइन होने जा रही है डील, उस दरमियान पावर का भी मुजाहरा किया जाएगा, इन मिसाइलों का मुजाहरा जो है वहां पर किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये रशिया की तरफ जा रहे हैं, ये भी हो सकता है वहां पर मुजाहरा किया जा रहा है, कोई और पर्पस भी हो सकता है, लेकिन ये बहरहाल गैर मामूली बात है कि ईरान से मिसाइल जो रशिया को डिलीवर हो रहे हैं। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि एक बहुत बड़ी टनल बनने जा रही है, ये दुनिया की लार्जेस्ट टनल होगी और ये 196 किलोमीटर होगी। ये कतर और ईरान के दरमियान बनने जा रही है। ये अंडर सी टनल होगी ईरान और कतर को कनेक्ट करने के लिए। पर्शियन गल्फ है ईरान और कतर के दरमियान, तो उसको कनेक्ट करने के लिए ये टनल बनाई जा रही है। कतर एंड ईरान टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर सी टनल 190 किलोमीटर लॉन्ग, Iranian officials say a team of Iranian expert has been appointed to carry out preliminary studies। बाकायदा इसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है, इसकी स्टडी भी शुरू हो चुकी है। ये बड़ा एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा। आप देखें ना कि कनेक्टिविटी और बढ़ेगी और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस का एक सारा है वो टूटेगा। ईरान जो जो कनेक्ट कर रहा है, जैसे सेंट्रल एशिया के अंदर उसके रास्ते खुल गए हैं, इंडिया और ये सारे रूट यहां से बन रहे हैं, रशिया टू अजरबैजान टू ईरान एंड इंडिया, ठीक है। तो इससे ईरान के खिलाफ जो सैंक्शंस हैं उसका जोर टूट रहा है, तो ईरान के लिए रास्ते जो है वो और खुल रहे हैं। और इसमें आप देखें कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। जो अजरबैजान और रशिया के दरमियान मामला हुआ वो इसको इफेक्ट करने के लिए था, जो ये सारा ट्रेड रूट बन रहा है इंडिया टू रशिया, कि अजरबैजान का अगर फटा पड़ जाए रशिया से तो ये ट्रेड रूट तो नहीं बनेगा। वो जो प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें कोशिश तो काफी की गई, लेकिन बहरहाल वो मामला
काफी हद तक सॉल्व हो गया है। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा गेम चेंजर, और जो गल्फ रियासतें हैं उनके साथ ईरान की कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। अच्छा, ईरान ने ये कहा है कि अगर ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना चाहते हैं तो कर क्यों नहीं देते? ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी पार है, ये हमारी ताकत है जो इनको रोकती है, वगरना ये किसी चीज की वजह से ना रुकते। और फिर ये हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों करते हैं? अगर ये तबाह कर सकते होते तो फिर ये मुज़ाकरात ना करते। असल बात यह कि इनके पास वो ताकत नहीं है। इफ वी डिड नॉट हैव मिसाइल कैपेबिलिटीज, नो वन वुड निगोशिएट विद अस। इनको हमारे मिसाइलों का डर है, इसलिए ये हमला करने की धमकियां तो देते हैं लेकिन हमला करते नहीं है, बल्कि हमारे साथ आकर निगोशिएट करते हैं। उसमें हमें डोमिनेट करने की जरूर कोशिश करते हैं, हमें इंटिमिडेट करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमें ह्यूमिलिएट करते हैं। ये सारी चीजें तो ये करते हैं, लेकिन हमला नहीं करते, जिसकी ये शदीद ख्वाहिश रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, इनको पता है कि मिडिल ईस्ट में वो हर एक अमेरिकी बेस तक पहुंच सकती हैं और इजराइल की हर एक बेस को चीरते हुए वहां पर अटैक कर सकती हैं। अगर ये हमारे पास ना होती तो ना ये कभी हमारे साथ निगोशिएट करते, बल्कि हमारे ऊपर जो है वो अटैक करके हमें मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते। तो ये असल बात जो समझने वाली है। बहुत सारे बयानी एग्जिस्ट करते हैं ना कि अच्छा जी इजराइल के साथ पीस कर लो, मुआहदा कर लो। ओह भाई, इजराइल के साथ ओस्लो अकॉर्ड हुआ था ना, तो क्या दिया इजराइल ने ओस्लो अकॉर्ड के बाद? क्या उसने बनने दी फिलिस्तीनी रियासत? वो यहां फिलिस्तीनी रियासत बनाने पहले दिन से नहीं आए हैं, वो यहां पर अपना एक एम्पायर बनाने के लिए आए हैं। उनके जो ये सारे लीडर्स थे ज़ायनिस्ट, उनके लेटर्स पड़े हुए हैं, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर ऑनलाइन ये लेटर पड़े हुए हैं। वो यहां पर कोई टू स्टेट बनाने के लिए नहीं आए, वो यहां पर अपना एक एम्पायर बनाने के लिए आए हुए हैं। इसलिए वो किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। वक्ती हो सकता है जैसे जॉर्डन के साथ, जैसे मिस्र के साथ, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब वक्त आएगा वो फिर इनको भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे जॉर्डन में के हवाले से उन्होंने लिखा है ना कि जॉर्डन है क्या? इसकी एक मोनार्की जो आई सऊदी अरेबिया से है, एक खानदान है, तो वो जाए वापस सऊदी अरेबिया, और जमीन तो फलस्तीन की है। तो जॉर्डन जिसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है कब से, तो वक्त आने पर वो जॉर्डन को भी इस्तेमाल करेंगे, तो उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। तो ये बात है सिर्फ और सिर्फ ताकत की। अगर हम लेबनान में देखें तो फिर हमें यही सूरत हाल नजर आती है। लेबनान में मामला बिगड़ गया है। लेबनान में नाज़रीन एक तरफ वो फोर्स पेनिट्रेट हुई थी, दूसरी तरफ अब नाज़रीन बमबारी इस तरह से हो रही है कि सबसे डीप इनसाइड लेबनान अटैक किया गया है। 20 किलोमीटर डीप इनसाइड लेबनान ये अटैक हुआ। ये सीज फायर के बाद सबसे एक यानी अंदर गहराई के अंदर होने वाला ये हमला है। अच्छा, अब नाज़रीन इस तरह की जो स्ट्राइक्स जो इजराइल कर रहा है, इसके साथ वो एक मैसेज तो देना चाहता है सबको, अपनी हैबत इस्टेब्लिश करना चाहता है कि हम जो चाहें हम कर सकते हैं। ये अपनी हैबत तो वो इस्टेब्लिश करना चाहता है, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है। अगर आप दूसरे एंगल से देखें वो कौन सा है कि ये इजराइल की कमजोरी को भी शो करता है। इन हमलों से इजराइल की इंटेंशंस तो वाज़ेह होती हैं कि वो तबाह करना चाहता है, लेकिन फुल स्केल अटैक नहीं कर पाता। फुल स्केल अटैक क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसको फिर हिजबुल्लाह के मिसाइलों का भी डर है। उसको डर है कि कहीं ये दोबारा हाइफा और तल अवीव तक पहुंच गए तो फिर क्या होगा। तो उसकी जो डोमिनेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो उसकी डोमिनेंस की ईगो है वो उसको मजबूर करती है हमला करने के लिए। उसकी डोमिनेंस की ईगो उसको कहती है कि तुम कोई ऐसा एग्रीमेंट किस तरह से कर सकते हो जिसमें यह लिखा हो कि तुम लेबनान में एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते। वो जो डोमिनेंस की ईगो है वो इसको रेजिस्ट करती है कि नहीं, हम तो हर जगह हमला कर सकते हैं, तो वो इसके तहत हमला करता है। लेकिन आगे जब हिजबुल्लाह की पावर नजर आती है तो फिर वो फुल स्केल हमला नहीं कर पाता। अब मुझे बताइए ना, जब हिजबुल्लाह को तबाह करना चाहता है इजराइल, तो करता क्यों नहीं है? करे ना, अटैक कर दे पूरी तरह से। फिर ये क्या इधर स्ट्राइक उधर स्ट्राइक, कभी 2 टैंक घुस गए, कभी 4 घुस गए, इससे क्या हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगी? नहीं, इससे हिजबुल्लाह खत्म नहीं होगी और किसी भी तरीके से नहीं होगी। तो ये बेसिकली कशमकश है। जो उसकी पावर नजर आती है वो असल में उसकी कमजोरी भी है। तो इस वक्त रेजिस्टेंस क्या कर रही है? रेजिस्टेंस और लेबनान के दरमियान, लेबनान स्टेट के दरमियान क्या चीजें चल रही हैं? इन लेबनान देयर इज अ रेजिस्टेंस दैट विल नॉट रिमेन साइलेंट इन द फेस ऑफ द अग्रेशन और द इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड इट्स स्पॉन्सर्स टू इंप्लीमेंट द एग्रीमेंट कन्फाइंड टू द साउथ ऑफ लितानी रिवर। रेजिस्टेंस बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगी, और जो स्टेट की इनएबिलिटी है और उन गारंटर्स की इनएबिलिटी है कि वो सीजफायर को इंप्लीमेंट नहीं करवा सके, रेजिस्टेंस इसके ऊपर खामोश नहीं बैठेगी। The resistance gave an opportunity as its Secretary General confirmed. What is happening may shorten the opportunity period at any cost. एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि लेबनीज स्टेट आए
वो मामलात को संभाले। लेकिन जैसा कि सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि ये अपॉर्चुनिटी अब खत्म होने जा रही है, यानी लेबनान स्टेट और बाकी तमाम के लिए। असल में क्या है नाज़रीन, देखें बहुत सारे महाजों के ऊपर आपको लड़ना पड़ता है। मिडिल ईस्ट का जो मीडिया है ये तो हिजबुल्लाह के खिलाफ लिखता रहता है, उसके खिलाफ बोलता रहता है। मिडिल ईस्ट के ममालिक ने क्या हिजबुल्लाह को टेररिस्ट लिस्ट के अंदर नहीं शामिल किया हुआ था? किया हुआ था। तो फिर बात यह है कि वो इस वक्त रेजिस्टेंस क्या दिखा रही है? रेजिस्टेंस ये दिखा रही है लेबनान स्टेट को भी, क्योंकि लेबनान स्टेट का भी एक प्रेशर होता है ना हिजबुल्लाह के ऊपर कि आपकी वजह से लेबनान में जंग छिड़ जाती है, तो वो उनको भी दिखा रहे हैं कि अगर लेबनान को कोई प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कर सकती है। और वो बाकी सबको ये दिखा रहे हैं कि देखो हमने तुम्हारी शरात के ऊपर, तुम्हारे उस बात को सामने रखते हुए हमने मुआहदा कर लिया, अब तुम देख लो कि जंग कौन छेड़ना चाह रहा है, कौन जंग को बढ़ाना चाह रहा है, रीजनल सिक्योरिटी को कौन खतरे में डाल रहा है। तो वो जिन्होंने हिजबुल्लाह को टेररिस्ट लिस्ट में रखा हुआ था, जिनका मीडिया, अब आप देखें जब हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया गया उस वक्त कुछ ऐसे मिडिल ईस्ट के मीडिया है जिसने उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, ठीक है, उसके खिलाफ जो है डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। तो ये सारी चीजें यही होती है ना, तो उस बयानी को भी तो काउंटर करना है। तो वो सबको दिखा रहे हैं कि खतरा कौन है मिडिल ईस्ट के लिए, हम नहीं है जिनको तुमने टेररिस्ट लिस्ट में रखा हुआ है, बल्कि खतरा कोई और है। तो इसलिए ये चंद दिनों की बात है, रेजिस्टेंस दोबारा से मैदान में आएगी और दोबारा से कन्फ्रंट करेगी। जैसे सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि वो एक अपॉर्चुनिटी दे रही है सबको कि वो आगे आए और अपना किरदार अदा करें। अगर वो नहीं करते देन रेजिस्टेंस इज देयर, और उसके वेपन महफूज हैं, उसके पास लाखों फाइटर्स हैं, 1,48,000 फाइटर्स हिजबुल्लाह के पास मौजूद हैं, और वो सामने आएंगे जैसे वो पहले लड़े हैं अब भी लड़ेंगे। अमेरिका की एयरलाइंस ने कहा है कि जब तक हुतीज के मिसाइल आ रहे हैं हम अपनी फ्लाइट्स को दोबारा रिवाइव नहीं करेंगे। यानी इजराइल की जान छोटी हिजबुल्लाह के मिसाइलों से, तो उन्होंने कहा कि भाई जो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी दोबारा से एयरलाइंस अपने ऑपरेशन शुरू करें। तो उन्होंने कहा जब तक हुतीज के मिसाइल आ रहे हैं हम नहीं आने वाले। तो वो देखे ना, वो जो मोमेंटम था वो हर लिहाज से यमन कंटिन्यू कर रहा है। एयरलाइंस का मामला हो, उनके शेल्टर्स में भागने का मामला हो, हर लिहाज से यमन जो है वो उसको कंटिन्यू कर रहा है। तो एयरलाइंस कह रही है हुतीज जब तक है हम नहीं, तो हुतीज तो रहेंगे और हिजबुल्लाह भी वहीं की वहीं है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन नेगोशिएशंस के हवाले से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। हमास ने 10 दिनों की डेडलाइन दी है। Mediators asked Israel not to make any new demands. Hamas gave a 10-day deadline to prepare list of living prisoners. 10 दिनों की डेडलाइन उन्होंने दी है कि आप प्रिजनर्स की लिस्ट ले आए ताकि बात आगे बढ़े, वगरना फिर नहीं। तो ट्रंप आता है तो देखते हैं, अब ये 10 दिन तो ट्रंप के आने से पहले पहले होंगे। तो मीडिएटर्स ने कहा कि नई डिमांड इजराइल ना रखे। एक प्रेशर तो मुसलसल वहां पर बढ़ रहा है, और अभी जैसे वो एक प्रिजनर ने अपने आप को मारने की कोशिश की, और जैसे मिसाइल जब जाते हैं और वो सारा एक प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तो और वहां पर हमास भी मौजूद है गजा में, तो वो कितनी देर इजराइल इसको जारी रखेगा। टर्की नाज़रीन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से वीक हुआ है, खासकर अब ये जो बेसिस बनना शुरू हो गई हैं उसके बॉर्डर्स के ऊपर, इससे टर्की ने बहुत बड़ी गलती की और बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है। जरा देखिए, टर्की गॉट दमास्कस बट इनहेरिटेड विद इट अ परमानेंट कुर्दिश डैगर that will be used by Americans to extract payments. तुर्की ने जाहिरी तौर पर तो दमिश्क ले लिया, लेकिन असल जो उसने गलती की कि कुर्दिश प्रॉब्लम हमेशा से वहां पर आ गया है। टर्की जस्ट गॉट वीकर इनसाइड नेटो एंड इन फेस ऑफ अमेरिकन्स। तुर्की असल में क्या हुआ है कि कमजोर हुआ है। अब वो कुर्दिश प्रॉब्लम को हमेशा तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब देखें ना, वहां पर वो बेस बना रहे हैं, तुर्की हमला नहीं कर सकेगा, लेकिन यहां से हमला होता रहेगा तो क्या करेगा तुर्की? यहां से वो तंग करते रहेंगे, तुर्की एक्सप्लॉइट होता रहेगा। और दमिश्क भी क्या है, दमिश्क कब तक उनके कंट्रोल में रहेगा? क्या मनवा लेंगे वो दमिश्क से? भाई दमिश्क से तो उन्होंने कुर्दों के खिलाफ मनवाना था ना, जो भी करना था। वहां तो अमेरिका आकर बैठ गया, बेस बना रहा है, इत्तेहादियों के साथ फ्रांस भी आ रहा है। तो तुर्की गॉट वीकर, ये एनालिस्ट इस वक्त कह रहे हैं। सीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी सऊदी अरब में हाई लेवल मुलाकातें हुई हैं। सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो कि MBS के भाई भी हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। असल में डिस्कशन ये भी चल रही है ना कि भाई ट्रंप इंतजामिया आ रही है, उसके साथ क्या बात करनी है, कैसे मामलात। और चूंकि ट्रंप का अच्छा ताल्लुक है MBS के साथ, तो ये भी वहां पर चीजें चल रही हैं। इसी दरमियान नाज़रीन अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में जो मिस्टीरियस चीजें हमने आपके सामने रखी, उसको अब वहां के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो भी इंडोर्स कर रहे हैं। मतलब वही जो चीजें रिपोर्ट हो रही थी उनको उन्होंने भी इंडोर्स किया है। मिसाल के तौर पे जो सबसे बड़ी इंडोर्समेंट आई है वो इलोन मस्क की जानिब से आई है। इलोन मस्क ने खुद ये सवाल उठा दिया है
कि सबका ताल्लुक एक ही बेस के साथ, ट्रंप के ऊपर अटैक करने वाले का ताल्लुक भी उसी बेस के साथ, और ये तो चलो सारे मिलिट्री पर्सोनल थे ना, वो बंदा उसने 100 टाइम उस बेस को विजिट किया जिसने ट्रंप के ऊपर अटैक किया। वो तो एक सिविलियन था, उसका क्या ताल्लुक था उस बेस, और वो बेस जो मुख्तलिफ तनाज़ात का, मुख्तलिफ एलिगेशन उसके ऊपर लगते रहे हैं, तो वहां पर वो ऑलरेडी एक डीप स्टेट के खिलाफ जंग जारी है उसमें। अब ये तो देखना नाज़रीन ये है कि बाइडेन इंतजामिया इस वाक़े को कैसे इस्तेमाल करती है, डीप स्टेट इस वाक़े को कैसे इस्तेमाल करती है, और ट्रंप इंतजामिया इस वाक़े को कैसे इस्तेमाल करती है। ये तीन मुख्तलिफ चीजें हैं। हालांकि अमेरिका में कभी इतना मुख्तलिफ होता नहीं है, लेकिन अब ये तीन मुख्तलिफ चीजें हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है इस्लामिक रेडिकल, वही जो एक प्रॉपर, आप इस सारी डिबेट को आप जानते हैं, जब भी कोई इस तरह का अटैक होता है किसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, इस्लामिक रेडिकल और इमिग्रेंट्स की दोबारा उसने इसमें मुद्दा उठाया। तो ट्रंप का जो इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने वाला मामला है उसमें उसको हेल्प मिलेगी, वो इसी तरह से इसको देख रहा है। मतलब उसको, हालांकि ये कोई इमिग्रेंट्स नहीं थे, ये तो अमेरिका में पैदा हुए, अमेरिका की आर्मी में थे, और जिसका नाम शमसुद्दीन जब्बार बताया जा रहा है, वो तो वहां के लोग कह रहे हैं ये ना कोई शमसुद्दीन जब्बार है, और ये बहुत मुमकिन है कि ये मुस्लिम भी ना हो, लेकिन वो सारा करने के लिए तो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का लफ्ज और मुस्लिम के खिलाफ वहां पर एक पूरी कैंपेन भी चल रही है। तो ये बड़ा मामला कम्प्लेक्स है और बड़ा मिस्टीरियस है और तय दर तय है। इसराइल इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर इजरायली लॉबी अपने मकासद के लिए डेफिनेटली इस्तेमाल कर रही है। वो मिडिल ईस्ट में और जंगें छेड़ने के लिए और अपनी ऑक्यूपेशन को जस्टिफाई करने के लिए वो सारी चीजें इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो सामने आई है कि दाइश का मामला आ गया तो वो अंदर ही से कुछ ना कुछ है, और जो बंदा जिसने साइबर ट्रक के जरिए अटैक करने की कोशिश की है, जिसको ट्रंप की एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट बताया जा रहा है, वो बंदा जर्मनी में डिप्लॉय रहा है। और जर्मनी जहां पर अभी अटैक हुआ था, तो क्या ये महज इत्तेफाक है? चाइना खुलकर सामने आ गया है, चाइना एक बड़ी पावर के तौर पर इमर्ज कर गया है। ताइवान को लेने का ऐलान अमेरिका से ऐलान जंग था, वो छोटा बयान नहीं था, वो 50 साल की जद्दोजहद के बाद अपनी मिलिट्री, जैसे कोई होता है ना कि कोई फौज तैयार कर रहा होता है, कई साल वो फौज तैयार करने में लगाता है, फिर वो ऐलान करता है कि नाउ वी आर रेडी फॉर वॉर। तो ये बेसिकली ये बात है। तो जब चाइना ने कहा कि अब हम ताइवान को लेने जा रहे हैं और नो वन कैन स्टॉप अस, तो ये बहुत इस सदी के, आप समझ लें कि सबसे मजबूत अल्फाज थे। ये सदी का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, ये बात ज़हन में रखें। एक तरफ वो यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ यहां चाइना ने दो टोक कह दिया, और उनका दो टोक कहना क्यों गैर मामूली है कि उनका पीछे बैकग्राउंड है, वो तैयारी ही इसी के लिए कर रहे थे, और आज वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं। तो चीन ने नाज़रीन एक तो 28 सैंक्शंस लगाई हैं, लार्जेस्ट सैंक्शंस एवर ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ट्रेड सैंक्शंस लगाई गई हैं। ये अमेरिका की सवाबदीद है, अमेरिका का इख्तियार है, उसकी हेजेमनी है कि वो दुनिया के ऊपर सैंक्शंस लगाता है। लेकिन अब चीन, मतलब दुनिया में एक ऐसी ताकत पैदा हो चुकी है जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रही है, और जिससे अमेरिका इफेक्ट भी होगा। रेयर अर्थ मिनरल सबसे ज्यादा चीन में पाए जाते हैं, जिससे अमेरिका खरीदता है। तो उन्होंने 28 कंपनीज और जो टॉप कंपनीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, और इसमें डिफेंस कंपनीज भी शामिल है। बहुत बड़ा ये धचका है। इसका मतलब क्या है कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क पैदा हो चुका है जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है, उसको प्रेशराइज कर सकता है। वो सैंक्शन लगाएंगे तो चीन मुकाबले में सैंक्शन लगाएगा, वो डिप्लॉयमेंट करेंगे तो ये डिप्लॉयमेंट करेंगे साउथ अमेरिका में। तो ये इस तरह से अब ये टक्कर जो है वो चलेगी। पहले ये तो होता था कि अमेरिका सैंक्शन लगाता था, आगे से कोई कुछ कर नहीं सकता था। अब चीन के पास वो टूल आ गया है कि वो इनके ऊपर आगे से सैंक्शन लगा सकता है। फिर इनके 22 एयरक्राफ्ट जो हैं वो देखे गए हैं ताइवान के पास, और ताइवान पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट है, और उसने होना ही है। ताइवान की हालत अब यूं समझिए, या अमेरिका की हालत अब यूं समझिए कि किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। यानी रियासतें जो होती हैं ना, वो तो किसी और तरीके से उनकी सिक्योरिटी के मामलात होते हैं। एक फर्द की सिक्योरिटी और रियासत की सिक्योरिटी कुछ और होती है। जब ऑर्डर हो गया चाइना के प्रेसिडेंट की जानिब से, तो ये हमला, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, चाहे अगले घंटे में हो, अगले हफ्ते में हो, अगले महीने में हो, 1 साल के बाद हो या 3 साल के बाद हो, उन्होंने अब चैन से नहीं बैठना। उनके मुताबिक अगले किसी भी सेकंड हमला हो सकता है। उन्होंने अपनी तैयारी ये रखनी है। अब ये चाइना के ऊपर वो कब हमला करेगा, लेकिन उनकी तरफ से ये वाज़ेह हो चुका है कि वो हमला करेंगे। ऑप्शन उन्होंने जरूर दी है इस बयान के साथ कि सरेंडर कर दे, अमेरिका पीछे हट जाए और पॉलिटिकली हमें इसको हल करने दे, जैसे हांगकांग का उन्होंने किया। लेकिन जाहिर बात है अमेरिका पीछे थोड़ी हटेगा। तो अब क्या होगा, मिलिट्री एक्टिविटी भी बढ़ेगी, कशीदगी भी बढ़ेगी, सैंक्शंस भी बढ़ेंगी, ट्रेड बहुत कम हो जाएगी इन मुल्कों के दरमियान आपस में। यूरोप दरमियान में मजीद रगड़ा जाएगा, क्योंकि अमेरिका यूरोप को भी कहेगा कि भाई चीन के साथ ताल्लुकात खत्म किए जाएं, ट्रेड खत्म की जाए। तो ये कशीदगी बढ़ती 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 अल्टीमेट उस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगी जिसका
उन्होंने कहा कि हम ताइवान को लेने जा रहे हैं। ये जो सारी रस्साकशी है ये उस वर्ल्ड ऑर्डर की है जो कहीं आपको बड़े-आज़म अफ्रीका में नजर आएगी, कहीं मिडिल ईस्ट के अंदर नजर आएगी, कहीं जनूबी अमेरिका में नजर आएगी, कहीं रशिया यूक्रेन वॉर में नजर आएगी। तो ये अल्टीमेट वो जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी ये रस्साकशी है। ये इस वक्त की गैर मामूली खबरें हमने आपके साथ शेयर की। अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।